हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर असारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम कंप्यूटर के तीसरे अध्याय के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें अभी तक हमने एक वीडियो पढ़ा है तीसरे अध्याय में, और उसमें हमने आपको स्मार्ट क्लासेज और स्मार्ट डिजिटल बोर्ड के बारे में बताया था। तो उसके बाद आपके सिलेबस में अब जो है उसके आगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो में कोई दिक्कत लग रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पहले इसके पहले का वीडियो देखिएगा और फिर इसको देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है स्मार्ट कक्षाएं मतलब स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट बोर्ड के बारे में, और कैसे हम स्लाइड प्रेजेंटेशन करते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू, वो पढ़ लिया है। तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमने देखा था कि प्रोजेक्टर किस तरीके से यूज किया जाता है, एलसीडी प्रोजेक्टर को, और विजुअलाइजर प्रोजेक्टर एक होता है उसको कैसे यूज करते हैं। तो इसके बाद हमें पढ़ना है एजुकेशनल ऑडियो वीडियो मॉड्यूल क्या है, मतलब शैक्षिक ऑडियो विजुअल मॉड्यूल, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि ये क्या है। तो जैसा कि आप ऑडियो विजुअल देख रहे होंगे तो आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि मतलब इसमें आप ऑडियो के द्वारा सुन के या तो आप पढ़ते होंगे या आप वीडियो के द्वारा देख के, मतलब सुन के और देख के आप इससे अपने चीज़ों का अध्ययन करते होंगे। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें क्या है। देखिए इसमें लिख रखा है मैंने, ऑडियो विजुअल मीडिया में संदेश श्रवण रूप में होते हैं, मतलब आप इनको सुन के या देख के इस तरह इसमें आप चीज़ों को समझ सकते हैं, जो छात्र के मन, भावनाओं, चिंताओं तथा शिक्षण सामग्री का अध्ययन करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। मतलब इसके द्वारा बच्चे आसानी से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं और उसके बाद उस चीज़ों को समझते हैं। जब वो वीडियो को देखेंगे या ऑडियो को सुनेंगे तो उसके बारे में चीज़ों को सोचेंगे, मन में अपने चिंता करेंगे कि ये चीज़ें कैसे हैं, जिस चीज़ के बारे में भी बच्चों को बताया जाएगा, और फिर उसके द्वारा वो अध्ययन करेंगे जिससे उनकी क्षमताएं में वृद्धि होगी। अब देखिए ऑडियो विजुअल मीडिया को सिर्फ सुना नहीं बल्कि देखा भी जा सकता है। वही जैसा कि मैंने बोला, केवल ऑडियो सुन नहीं सकते, आप उसको वीडियो के रूप में देख भी सकते हैं। इसमें छात्रों को किसी भी विषय को सीखने अथवा समझने में रुचि बढ़ती है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जब ऑडियो विजुअल मतलब आप जब वीडियो के थ्रू बच्चों को कोई चीज़ समझाएंगे तो वो उसमें ज़्यादा रुचि लेंगे। बोर्ड पे बच्चे कभी कभी बहुत अच्छा से नहीं समझते हैं, आप उनको वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से समझाएंगे चीज़ों को तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। प्रोजेक्ट मीडिया में किसी भी विषय को स्थिर चित्रों या चलचित्रों के द्वारा समझाया जाता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आप प्रोजेक्टर के थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन को कनेक्ट करेंगे और प्रोजेक्टर पे बच्चों को चीज़ों को दिखाएंगे। जब वीडियो रहेगा तो जो वीडियो आसानी से वहाँ पे एनिमेशन के थ्रू उसमें कार्टून या फिर और चीज़ें होंगी, जब आप उसको थ्रू बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। शिक्षण में निम्न सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, मतलब इस एजुकेशनल ऑडियो विजुअल मॉडल में किस तरीके का सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक ऑडियो विजुअल मॉड्यूल में कौन कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं ये देखते हैं। देखिए इसमें ऑडियो सॉफ्टवेयर होता है, मतलब वही ऑडियो सॉफ्टवेयर आप समझ रहे होंगे कि ऑडियो के द्वारा ऑडियो रहेगा, ऑडियो प्लेयर रहेगा, उसमें आपको जो आप चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, मान लीजिए कोई चीज़ आपको लगता है कि आप उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको हटा भी सकते हैं, और एक ऑडियो के थ्रू बच्चों को समझाएंगे। यही चीज़ सेम वीडियो में भी होता है। वीडियो में आप सामने कोई भी चीज़ को किसी फिगर के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं, तो ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि मैंने लिख रखा है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के बारे में आप लोग यही जानते हो, सबको पता होगा कि मल्टीमीडिया क्या होता है, पता सबको होगा, लेकिन पूछने पे ये होगा कि मतलब हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत होगा लोगों को बताने में कि क्या कहते हैं। तो लिख रखा है मैंने, मल्टीमीडिया एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी एक ही प्रस्तुति में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो शामिल होते हैं। मतलब मल्टीमीडिया एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ग्राफिक्स भी दिखा सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, मतलब सारी चीज़ों को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, वही है मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया के कंपोनेंट क्या क्या होंगे, मल्टीमीडिया के घटक क्या क्या होंगे वो जान लेते हैं। तो टेक्स्ट हो जाएगा, ऑडियो हो जाएगा, ग्राफिक्स हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, एनिमेशन हो जाएगा, ये सब मल्टीमीडिया के घटक मतलब मल्टीमीडिया के कंपोनेंट हो जाएंगे जिसके थ्रू मल्टीमीडिया पूरा वर्क करता है।
उसमें आप टेक्स्ट मैसेज मतलब टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ऑडियो भी चला सकते हैं, ग्राफिक्स भी अच्छी क्लियरिटी में होगा। और उसके बाद वीडियो मतलब आप वीडियो के थ्रू बच्चों को चीज़ों को समझा सकते हैं। एनिमेशन है मतलब कार्टून के थ्रू चीज़ों को आसानी से समझाना। तो ये सब मल्टीमीडिया के घटक होते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमें इसमें क्या पढ़ना है। इसके बाद आगे हमारे सिलेबस में है इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला और पुस्तकालय, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लैब एंड लाइब्रेरी। अब ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक लैब और लाइब्रेरी, इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक लैब के बारे में जानते हैं। तो देखिए यह एक समान प्रयोगशाला है पीसी तथा मैक, मतलब आपका पर्सनल कंप्यूटर, और मैक मतलब वो जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं लैब में प्रयोग करने के लिए, वो सारे चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। ई लैब एक सुरक्षित वर्क स्पेस व्यावसायिक नेटवर्क है जो किसी भी सोशल वेब ब्राउज़र द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक लैब एक तरीके का ऐसा है जिसके द्वारा आप सोशल नेटवर्किंग को बढ़ा सकते हैं, और इसमें चीज़ों को आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से भी जोड़ सकते हैं। उसमें जो जो लैब में चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो मैक सारे वो सामान का प्रयोग करके आप आसानी से चीज़ों को एक जगह स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद उसे आप इजीली वेब ब्राउज़र पर जाके सर्च करके देख सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब जान सकते हैं। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ई लैब के घटक क्या क्या हो सकते हैं। इसका मुख्य घटक स्वयं ई लैब है। इलेक्ट्रॉनिक लैब का मुख्य घटक खुद ई लैब है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी मटेरियल मैनेजमेंट, जो भी आपको चीज़ें चाहिए, मटेरियल चाहिए, आप उसके बारे में जान सकते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट में आप ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे लेख रहेंगे, प्रोटोकॉल रहेंगे, उन सब चीज़ों को फॉलो करके आप ई लैब को चला सकते हैं। दूसरा आता है आपका ये यहाँ पे फिटिया क्या होता है। फिटिया एक प्रकार का वेब आधारित फिटिंग उपकरण है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में डेटा को अध्ययन करने तथा उनके परिणाम तक पहुँचने में किया जाता है। मतलब फिटिया एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा आप कोई भी डेटा हो जो इलेक्ट्रॉनिक लैब में जिसकी ज़रूरत है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं, और उसका फिर रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में आप जान सकते हैं। फिर लाइव वीडियो फीड है इसका एक कंपोनेंट। इमेज गैलरी, आप सारे इमेज को एक जगह स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद जिस इमेज की जब ज़रूरत पड़े उसको आप यूज कर सकते हैं। फिर ऐसे ही यूट्यूब चैनल है, दूरस्थ बैठक है, ये सब कंपोनेंट ऑफ ई लैब हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम ई लैब के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लैब के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रॉनिक 24x27 मतलब 24x7 मतलब इसका आपको ये 24 घंटे सुविधा दे सकता है। चीज़ों को आप 24 घंटे जब चाहें आप सर्च करके देख सकते हैं। सामाजिक तकनीकी समाधान प्रदान करता है। अगर कोई भी चीज़ जिसको जानकारी लेनी है, जिसको कुछ चीज़ नहीं पता है लैब के बारे में, वो आसानी से जाके इस पर सर्च कर सकता है, जान सकता है लैब के बारे में पूरी तरीके से। विशेषज्ञों के व्यापक समूह का निर्माण करता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक लैब में जब कोई भी शोध होगा, कोई भी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे, तो वहाँ पे हर तरीके के, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, कोई जिस विषय के बारे में आप सर्च कर रहे हैं उसके विशेषज्ञ वहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे पूरा एक विशेषज्ञों का समूह बन जाता है। तो ये भी इसके फ़ायदे हैं कि सारे विशेषज्ञ एक पास आके काम को करते हैं और एक लैब को चलाते हैं। विशेषता तथा अनुभव को जोड़ता है। मतलब कोई उसमें बहुत पुराना होगा, जो जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई, लेकिन उसको सारी चीज़ें आती होंगी, वो अपने फील्ड का विशेषज्ञ होगा, तो मतलब उसके पास एक विशेषता होगी और उसका पूरे अनुभव को आप यूज कर सकते हैं। तो ई लैब से एक ये भी लाभ है। प्रशिक्षण को मुक्त एवं पारदर्शी बनाता है। मतलब जो भी चीज़ें लैब में हो रही हैं उसको सब लोग आसानी से सर्च करके इजीली देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है रिसर्च में, और क्या क्या वहाँ पे चीज़ों को नया बनाया जा रहा है और लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये ई लैब के लाभ कह सकते हैं, आप इसका उद्देश्य भी कह सकते हैं कि लोगों तक जानकारी पहुँचाना या लोगों की मदद करना किस तरीके से है। इसका ये लाभ और उद्देश्य दोनों हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या है? अब ऐसी लाइब्रेरी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एवं स्रोतों के द्वारा अधिगम प्रदान किया जाता है तथा इस प्रकार की लाइब्रेरी में सभी स्तर के अधिगम सामग्री उपलब्ध रहती हैं। अब ये मतलब ऐसी लाइब्रेरी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एवं स्रोतों के द्वारा अधिगम प्रदान किया जाता है। मतलब एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी हो सकता है जैसे आप इसको कंप्यूटर पे, स्मार्टफोन पे, मोबाइल पे आसानी से चला सकते हैं, अपने लैपटॉप पे चला सकते हैं। कोई भी बुक होगा आप उसको आसानी से अपने कंप्यूटर पे, सिस्टम पे ओपन कर सकते हैं।
आसानी से अपने स्मार्टफोन पे ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप पे ओपन कर सकते हैं। तो ये है मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खोला जा सकता है, उसको रीड किया जा सकता है, तो इसका यही मतलब है। इसके बाद तथा इस प्रकार की लाइब्रेरी में सभी स्तर के अधिगम सामग्री उपलब्ध रहते हैं। मतलब ई लाइब्रेरी में आपको हर तरह की जानकारी जिस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना होगा उस तरह की बुक, उस तरह की मैगजीन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ई लैब का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको जिस तरीके की बुक चाहिए, जिस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, वो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे हर जगह आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। इसके बाद इसमें देखिए मैंने लिख रखा है ई लाइब्रेरी से संबंधित सूचनाएं निम्न स्रोतों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। मतलब आपको ई लाइब्रेरी में कैसे सारी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं, किस तरीके से, उसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया मैगजीन द्वारा आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। कोई मैगजीन है, कोई पत्रिका है, उसको आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। फिर समाचार द्वारा हो गया, न्यूज़ आप देखते हैं, वो एक तरीके का ई लाइब्रेरी में आता है। किताब द्वारा मतलब ऑनलाइन किताब होगा, कोई भी बुक आप जो चाहेंगे वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा, उसको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे या फिर अपने स्मार्टफोन में आसानी से पढ़ सकते हैं। इमेज देख सकते हैं, इमेज के द्वारा जान सकते हैं। ऑडियो वीडियो के द्वारा जान सकते हैं, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो, ये सब ई लाइब्रेरी के रूप में आपके सामने आते हैं और यही उसके प्रमुख स्रोत हैं जिसके द्वारा आपको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आपके सिलेबस में ई संग्रहालय मतलब ई म्यूजियम क्या है उसके बारे में जानते हैं। ई संग्रहालय एक शक्तिशाली वेब प्रकाशन टूलकिट है जो वेबसाइट, इंटरनेट से क्रियाशील सामग्री संग्रह तथा छवियों को समेकित करता है। प्रसिद्ध संस्थान अपने समुदाय के संग्रह को ई संग्रहालय के साथ साझा करके लोगों को प्रदर्शित एवं परिचित करते हैं। मतलब ये एक तरीके का ऐसा वेब प्रकाशन टूलकिट, एक तरीके का टूलकिट है जिसके माध्यम से जैसे आप वेबसाइट, इंटरनेट देखते हैं उस पर आसानी से ई म्यूजियम एक क्या कहते हैं अपना वेबसाइट बना के उसको इंटरनेट के थ्रू जोड़ के और लोगों तक सारी सामग्री को मतलब सारे जो उनको उपयोग कर सकते हैं, जिसके बारे में उनको जानना है, वो आसानी से एक प्लेटफॉर्म पर वेब ब्राउज़र पे वो उसको साझा कर देते हैं। उनके एक प्लेटफॉर्म पे एक पेज बन जाएगा या कोई भी वेब ब्राउज़र पे वो इसको ईजिली वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं और फिर लोग आसानी से सर्च करके उस चीज़ के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीके का ये भी क्या कहते हैं मतलब आपको जानकारी देने के लिए है कि आप कोई भी चीज़ आपको सीखना है, जानना है जिसके बारे में, तो आप सर्च करके आसानी से एक जगह वो स्टोर रहेगा, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपका ई संग्रहालय हो जाएगा। मतलब वहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा चलती हैं, जिसके बारे में आपको सीखना है, बुक हो गया, कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए वो आपको उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके सिलेबस में ईडू सेट। ईडू सेट क्या है? तो ईडू सेट एक उपग्रह है। सबसे पहले ईडू सेट का कोई वो फुल फॉर्म नहीं है, एक तरीके का ये नाम है और इसका एक उपग्रह, इसको एक उपग्रह के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला संपूर्ण शैक्षिक उपग्रह। इसका प्रयोग 20 सितंबर 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा में हुआ था। मतलब ये एक शैक्षिक उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण 20 सितंबर 2004 में जो श्री हरिकोटा में हमारा वो क्या कहते हैं इसरो का वो है जहाँ पे चीज़ों को लॉन्च किया जाता है, वहाँ पे इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उसके बाद ये है ईडूसेट एक ऐसा उपग्रह है जिसमें शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है और जीसेट 3 को एडूसेट के रूप में जाना जाता है। मतलब जीसेट 3 ही एडूसेट है, इसका दूसरा नाम कह सकते हैं आप, जो प्राथमिक पाठशाला स्तर से सुदृढ़ शिक्षा स्तर तक मतलब छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के शिक्षा स्तर के बारे में काम करता है। ईडूसेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए एक तकनीकी तैयार की जाती है। ईडूसेट को इसरो ने कठिन परिश्रम के बाद स्थापित किया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि ईडूसेट को किसने स्थापित किया था तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ईडूसेट को इसरो ने स्थापित किया था। ईडूसेट का सबसे पहली बार कब इसको यूज किया गया था, प्रक्षेपण में लाया गया था, तो 20 सितंबर 2004 को सबसे पहले इसको प्रक्षेपण में लाया गया था। अब आप ये सोच सकते हैं कि इसके कार्य क्या थे, मतलब ईडूसेट के कार्य क्या थे। सबसे पहले यही हमें जानना है कि ईडूसेट का मतलब को बनाया क्यों गया था, इसका कार्य क्या था। तो इसका कार्य यह था कि आपको दूर मतलब दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच इसकी होती थी और फिर ये कंप्यूटर के माध्यम से छात्र शैक्षिक सामग्री को देख प्राप्त कर सकते थे। मतलब लोग बच्चों को इसकी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए ईडूसेट का प्रयोग किया गया था।
ताकि दूरस्थ शिक्षा में भी कोई बच्चों को दिक्कत ना हो और बच्चे हर चीज़ को आसानी से घर बैठे सीख जाएं। चलिए देखते हैं इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो इसरो का मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, फिर आप उसको बता दीजिएगा। ईडूसेट के लाभ जानते हैं, ईडूसेट के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो ईडूसेट सैटेलाइट से दूरस्थ शिक्षा में उन्नति हुई। मतलब दूरस्थ शिक्षा मतलब वही जो आप डिस्टेंस से पढ़ते हैं, बहुत दूर से आप कहीं भी बैठे रहते हैं, आपको वीडियो मिलता है, ऑडियो मिलता है, तो ईडूसेट के ही माध्यम से इसी सैटेलाइट के माध्यम से ये चीज़ें आपको आसानी से प्राप्त होती हैं। इससे छात्रों की अनेक शिक्षण समस्याओं का समाधान हुआ। मतलब बच्चों को जो भी चीज़ चाहिए वो घर बैठे आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। इसका एक ये फ़ायदा हुआ। इसमें कुशल शिक्षकों द्वारा बच्चों को शिक्षा प्राप्त हुई। मतलब हर विषय के एक विशेषज्ञ द्वारा बच्चों को अपनी पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाता है। बच्चों को एक कुशल शिक्षक के द्वारा अपनी पाठ्यक्रम को पढ़ने का मौका मिला। इसके माध्यम से बच्चे विदेशी तकनीकी का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब बच्चे जो चीज़ चाहें आसानी से सर्च करके आसानी से पढ़ सकते हैं। इस सैटेलाइट के उपयोग से बड़ी संख्या में कम लागत पर छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराया गया। मतलब इस सैटेलाइट की मदद से मतलब ये कह सकते हैं कि कम खर्चे में, जिससे बजट ज़्यादा हो सकता था उससे कम खर्चे में और बहुत ही अधिक बच्चों को इसके माध्यम से शिक्षा प्रदान की गई थी। तो ये है आपके वीडियो में, आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे ईडूसेट के तक। ईडूसेट क्या है और उसके लाभ क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, मैंने आपको बता दिया। और ये इसको सबसे पहले किसने बनाया था, इसरो के द्वारा यह स्थापित किया गया था, ये मैंने बता दिया। तो ये चीज़ आप इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा ईडूसेट के बारे में, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में पूछ सकता है। तो ये है आज के वीडियो में हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया और इसके बाद आपके सिलेबस में जो है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई भी चीज़ आपको पूछना हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई दे दूँगा। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इसको देखिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।